हेलो क्लास 12th। आज हमारे पास दो स्टोरीज़ हैं। एक है ज़ित्कला सा की लिखी हुई और एक बामा की लिखी हुई। तो अभी हम ज़ित्कला सा वाली स्टोरी पढ़ेंगे। तो ये स्टोरी है क्लास 12 की। स्टार्ट है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर से। और द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स was a bitter cold one, for the snow covered the ground and the trees were bare. ये जो ज़ित्कला सा राइटर हैं, ये नेटिव अमेरिकन हैं। जो आज का हम अमेरिका देखते हैं वो उसके मालिक नेटिव अमेरिकन्स थे, जिन्हें बाद में हटा दिया गया और फिर इसके ऊपर दूसरे जो वाइट पीपल थे उनका कब्ज़ा है। जब हमारे ऊपर वाइट पीपल का कब्ज़ा हुआ था वो हमें उसके बारे में हमें नॉलेज है, लेकिन अमेरिका में अगर आप जाते हो तो अमेरिका भी आज के अमेरिकन्स की नहीं है। वो भी पहले किसी और तरह के लोग थे, उनको नेटिव अमेरिकन्स कहा जाता था। उनका अमेरिका होता था। उनको फिर उनके ऊपर कब्ज़ा हो गया। और फिर क्योंकि गोरे लोग भी कई तरह के होते हैं ना, कई बैकग्राउंड्स के होते हैं। तो जो नेटिव अमेरिकन्स हैं उनके साथ काफ़ी बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। उसके एक ज़ित्कला सा जो लड़की है वो अपने बचपन की स्टोरी इसमें एक्सप्लेन करती है कि मैं भी एप्पल्स की धरती पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, स्नो है चारों तरफ, पेड़ हैं, ठीक है। फिर वहाँ पर एक ऐसा सीन है और फिर एक बेल बजती है ब्रेकफास्ट के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा शोर मचाती है। और फिर सेंसिटिव कानों में जैसे ही वो बेल की आवाज़ आती है तो एकदम से जूतों की आवाज़ आने लगती है, जो कि बहुत ही एनॉइंग है। और सभी लगातार कॉन्स्टेंटली ये जो शोर है वो बढ़ता जाता है जूतों का। और फिर एक जैसे करंट चल रहा होता है ना, वेव चल रही होती है, ऐसे बहुत सारी आवाज़ें जो कि सिर्फ मर्मर कर रही हैं, यानी हल्का हल्का बोल रही हैं। अननोन ज़ुबान है, वो ज़ुबान है जो मुझे आती नहीं है। और हम सब जो है वो जाते हैं उधर स्ट्रगल करते हुए, और वहाँ कोई फ्रीडम नहीं है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट पैराग्राफ, मैं आपको रीड आउट करती हूँ। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन, फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड एंड द ट्रीज वर बेयर। ठीक है, ये वहाँ का सीन है कि एप्पल्स हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, बिटर कोल्ड है, स्नो कवर्ड धरती है और पेड़ भी खाली हैं, पत्ते नहीं हैं, क्योंकि जब स्नो पड़ती है तो पत्ते झड़ जाते हैं। A large bell rang for breakfast, its loud metallic voice crashing through the belfry overhead and into our sensitive ears. The annoying clatter of shoes, जब सारे बच्चे भागते हैं ना तो एक शूज़ की आवाज़ आती है, सबके शूज़ की इकट्ठी, वो एनॉय करती हुई, यानी अच्छी ना लगे जो चीज़ वो एनॉइंग होती है। क्लैटर ऑफ शूज़ on bare floors gave us no peace. The constant clash of harsh noises with an undercurrent of many voices, काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही थी। Murmuring an unknown tongue made a bedlam within which I was securely tied. और though my spirit tore itself in struggling for its lost freedom, यहाँ पे मेन बात है कि मेरी जो आत्मा थी वो इट वॉज़ नॉट अ हैप्पी सोल बिकॉज शी लॉस्ट हर फ्रीडम। उसकी आज़ादी कहीं खो चुकी थी, तो सब कुछ यूज़लेस सा लग रहा था। फिर क्या होता है, जब सारे बच्चे इकट्ठे आते हैं एक हॉल में, तो एक पेल फेस वुमेन विद वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस। वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। एक वहाँ पर टीचर भी होती है जिसका पेल फेस होता है, वाइट हेयर हैं, वो आती है
और सब डाइनिंग रूम की तरफ मार्च करते हुए चल रही हैं सब लड़कियां। दीज वर इंडियन गर्ल्स, ये इंडियन हम लोग नहीं हैं, ये इंडियन नेटिव अमेरिकन्स का नाम है इंडियन गर्ल्स। दीज वर इंडियन गर्ल्स इन स्टिफ शूज, क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस। द स्मॉल गर्ल्स वर स्लीव्ड एप्रन्स एंड शिंगल्ड हेयर। छोटी छोटी लड़कियां थी, उनके मतलब जो जूते थे वो भी बड़े स्टिफ थे, कंफर्टेबल नहीं थे। ड्रेसेस भी एकदम क्लिंगिंग यानी चिपकी हुई ड्रेसेस डाली हुई थी, और लड़कियों के एप्रन स्टाइल की ड्रेस थी। शिंगल्ड हेयर यानी सबके बाल कटे हुए थे। As I walked noiselessly in my soft moccasins, I felt like sinking to the floor, for my blanket had been stripped from my shoulders. अब ये बड़े अजीब से आउटफिट में थी, इसने शूज़ भी नहीं डाले हुए थे, मोकैजिन्स यानी अ काइंड ऑफ स्लीपर्स, और एक उसके शोल्डर्स के ऊपर ब्लैंकेट था, तो वो भी जाती है, धीरे धीरे डरी हुई सी चलती है। I looked hard at Indian girls who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I in their tightly fitting clothes. मतलब वो लड़कियों ने भी बहुत टाइट टाइट कपड़े डाले हुए थे, और मैंने किसी की तरफ देखा नहीं, राइटर कहती है, ठीक है। और बाकी भी ये शो कर रहे थे कि वो मुझे नहीं देख रहे, मतलब ऐसे लग रहा था कि वो केयर नहीं कर रहे कि कौन आ रहा है। वाइल वी मार्च्ड इन, द बॉयज एंटर्ड एट एन ऑपोजिट डोर। आई वॉच्ड फॉर 3 यंग ब्रेव्स हु केम इन आवर पार्टी। जब हम चलते जा रहे थे तो बॉयज़ भी आए। मैंने 3 यंग लड़कों की तरफ देखा, वो भी हमारी इस पार्टी में यानी जो खाना वगैरह मिलेगा उसमें चल के आ रहे थे। आई स्पाइड देम इन द रियर रैंक्स, लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट। मैंने ध्यान से देखा, स्पाई करके, वो भी उतना ही अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे जितना मैं। अ स्मॉल बेल वॉज टैप्ड, फिर एक बेल बजाते हैं। एंड ईच ऑफ द पीपल ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल। जैसे ही बेल बजती है ना, वैसे ही सब स्टूडेंट्स अपनी चेयर निकालते हैं टेबल के अंदर से, जैसे ये कोई साइन हो कि वो बेल बजेगी और सब अपनी चेयर निकालेंगे। सपोजिंग this act meant they were to be seated. I pulled out mine and at once slipped into it from one side. ठीक है, but when I turned my head I saw that I was the only one seated. तो उसने फटाफट अपनी चेयर निकालती है, बैठ जाती है, लेकिन जब वो अपने चारों तरफ देखती है तो वो बेल सिर्फ चेयर को बाहर ड्रॉ करने की थी, अभी बैठा कोई नहीं था, सब खड़े हुए थे, सिर्फ वही बैठी हुई थी। बट उसके बाद क्या होता है, जस्ट एज आई बिगेन टू राइज, तो मैं उठने लगती हूँ, लुकिंग शाइली अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज्ड। फिर मैं अपना चारों तरफ देखती हूँ शर्माते हुए कि वो कैसे अपनी चेयर को यूज़ करेंगे। अ सेकेंड बेल वॉज साउंडेड, ऑल वर सीटेड एट लास्ट एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इन टू माई चेयर अगेन। यानी एक बेल और बजती है, सब बैठ जाते हैं और वो वापस अपनी चेयर पे जाती है। आई हर्ड अ मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल and I looked around to see him, but all the others hung their heads over their plates. मैंने देखा कि किसी व्यक्ति की आवाज़ आई, लेकिन वो जैसे ही सबको देखती है ना, तो वो देखते हैं कि कोई भी नहीं देख रहा था, सबका सिर अपनी प्लेट के ऊपर बस नीचे लटका हुआ था। As I glanced at the long chain of tables, I caught the eyes of pale-faced women upon me. इसका क्योंकि जो राइटर है उसका बिहेवियर बाकियों से मैच नहीं कर रहा था, तो वो उस टीचर की तरफ देखती है, तो उसने देखा कि वो मेरी तरफ देख रही थी कि मैं थोड़ा ऑकवर्ड बिहेव कर रही थी। इमीडिएटली मीन्स एट द सेम टाइम आई ड्रॉप्ड माई आइज, वॉन्डरिंग वाई आई वॉज सो कीनली वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज वुमेन। मुझे हैरानी हुई, वॉन्डर्ड मतलब मुझे हैरानी हुई कि वो मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रही थी। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स, उस व्यक्ति ने भी बोलना बंद कर दिया। एंड देन ए थर्ड बेल वॉज टैप्ड। ओके, फर्स्ट बेल पे क्या किया, चेयर्स बाहर ड्रॉ की,
सेकंड बेल पे एवरीबॉडी सैट, थर्ड बेल टैप हुई, एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फोर्क। थर्ड बेल पे सबने क्या किया, नाइफ और फोर्क उठा लिया, बिगेन ईटिंग, आई बिगेन क्राइंग इंस्टेड, लेकिन मैं रोने लगी, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन देखकर मैं रोने लगी। फॉर बाय दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर, क्योंकि अब मुझे कुछ भी, वेंचर वर्ड बनता है एडवेंचर टाइप, साहस, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, मुझे डर लगा कि मैं कुछ ऐसा वैसा फिर से ना कर दूँ जो बाकियों से मैच ना करे। बट दिस ईटिंग बाय फार्मूला वॉज नॉट हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे। Late in the morning, my friend Geodwin gave me a terrible warning. अब ये फार्मूला ईटिंग जो थी ये इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन अगले दिन उसी दिन जियोडविन मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे एक और वार्निंग दी। जियोडविन knew a few words of English and she had overheard the pale-faced woman talk about cutting her long heavy hair. जियोडविन को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी और उसने सुना कि वो लोग हमारे लंबे भारी बालों को काटने के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन वो जो राइटर थी नेटिव अमेरिकन, वो कहती है कि आवर मदर्स हैड टॉट अस दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स हु वर कैप्चर्ड हैड देयर हेयर शिंगल्ड बाय द एनिमी, कि उनके कल्चर में सिर्फ उन लोगों के बाल काटे जाते थे जिन्हें युद्ध में पकड़ लिया जाता था। अनस्किल्ड वॉरियर, जिनके अंदर कोई स्किल नहीं होता था और वो अपने आप को वॉरियर समझते थे, फिर उनको लड़ाई में कैप्चर कर लिया जाता था और फिर शत्रु उनके बाल काट देता था। और आज हमारे स्कूल में बाल कट जाएंगे, ये मेरे लिए बड़े दुख का विषय था। Among our people, short hair was worn by mourners and shingled hair by cowards. यानी कि हमारे कल्चर में छोटे बाल या तो शोक मनाने के लिए रखे जाते थे या फिर डरपोक लोगों के द्वारा रखे जाते थे। We discussed our fate some moments, and when Judwin said we have to submit because they are strong, I rebelled. ज्यूडविन कहती है कि हमें सबमिट करना पड़ेगा, हमें हार मान लेनी पड़ेगी क्योंकि वो लोग हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन मैंने रिबेल किया, मैंने आगे से मैंने कहा कि मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगी। नो, आई विल नॉट सबमिट, मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगी। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, आई आंसर्ड, आई वॉच्ड माई चांस एंड व्हेन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपीयर्ड। मैंने अपना मौका देखा, जब कोई नहीं नोटिस कर रहा था तो मैं डिसअपीयर हो गई, मैं भाग गई वहाँ से। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्क्वीकिंग शूज़। मैं सीढ़ियाँ चढ़ गई क्वाइटली मतलब वेरी पीसफुली, कि किसी को पता ना चले, लेकिन शूज़ से थोड़ी थोड़ी स्क्वीकिंग हो रही थी। माई मोकेजिन्स हैड बीन एक्सचेंज्ड फॉर शूज़। अब मेरी चप्पल शूज़ की जगह मैंने शूज़ डाले थे। Along the hall I passed without knowing whether I was going. मैं हॉल से तो निकल गई, किसी को नोटिस नहीं हुआ कि मैं चली गई। Turning aside to an open door, I found a large room with 3 white beds in it. अब उसको एक कमरा मिलता है जिसके अंदर 3 बड़े बड़े बेड लगे होते हैं। The windows were covered with dark green curtains. विंडोज़ के ऊपर भी हरे रंग के पर्दे हैं, which made the room very dim. Thankful no one was there. I directed my steps towards the corner farthest from the door. अब वो कोने में जाके उस बेड के नीचे छुप जाती है, जैसा कि पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, ठीक है। एंड on my hands and knees I crawled under the bed and huddled myself in dark corner. मैंने अपने आप को एक अंधेरे कॉर्नर में छुपा लिया, रेंग रेंग के, हाथों और नीज के बल रेंग कर। From my hiding place, I peered out, shuddering with fear, whenever I heard footsteps nearby. अब कोई ना कोई चलता जाता, जैसे ही मैं पैरों की आवाज़ सुनती तो मैं अपनी हाइडिंग प्लेस में और भी ज़्यादा डर से छुपने की कोशिश करती। Though in the hall, loud voices were calling my name. हॉल में बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी, and I knew that even Judwin was searching for me
जूडविन भी मुझे ढूंढ रही थी। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, मैंने अपना मुंह नहीं खोला। देन द स्टेप्स वर क्विकन्ड एंड द वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड। लेकिन वो जो स्टेप्स थे वो तेज़ से तेज़ होते गए, आवाज़ और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, विमेन गर्ल्स एंटर्ड द रूम। आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वॉच्ड देम ओपन क्लोजेट्स, डोर्स, पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स। अब वो लड़कियां, औरतें सब अंदर आ गई। मैंने अपनी सांस रोक ली और मैंने देखा कि वो लोग अलमारियों में, क्लोजेट्स में, ट्रंक्स के पीछे सब जगह देख रहे थे, मुझे ढूंढ रहे थे। समवन थ्रू अप कर्टन्स, किसी ने कर्टन्स ऊपर कर दिए एंड द रूम वॉज फिल्ड विद सडन लाइट, और कमरे में रोशनी हो गई। वॉट कॉज देम टू स्टूप एंड लुक अंडर द बेड, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता वो क्यों नीचे झुके और उन्होंने बेड के नीचे देख लिया। आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट दो आई रेजिस्टेड बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली। मुझे इतना तो याद है कि उन्होंने मुझे बेड के नीचे से घसीट कर बाहर निकाला और मैंने रेजिस्ट किया, मैंने उनको रोका, किक्स मारी और स्क्रैच किया, वाइल्ड बिहेवियर दिखाया। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर। और फिर मेरे ये सब करने के बावजूद भी मुझे नीचे ले जाया गया और एक चेयर के साथ बांध दिया गया। आई क्राइड अलाउड, शेकिंग माई हेड all the while until I felt the cold blades of the scissors against my neck and heard them gnaw off my thick braids. मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाती हूँ, अपना सिर भी बहुत हिलाती हूँ इधर उधर, लेकिन फिर भी मुझे महसूस होता है कि मेरी नेक के पीछे ठंडी ठंडी सीजर्स टच होती है और मैंने देखा कि उन्होंने एक ही बार में मेरी मोटी मोटी जो चोटियाँ थी वो काट दी। Then I lost my spirit. मैं बेहोश हो गई। Since the day I was taken from my mother, I had suffered extreme indignities. और मुझे अपनी माँ से अलग कर दिया गया था। मुझे बहुत अपमान सहने पड़े। इंडिग्निटीज़ का मतलब इंसल्ट्स होता है, एक्सट्रीम वेरी मच होता है। मुझे अपमान सहने पड़े। People had stared at me. I had been tossed about in the air like wooden puppet. लोगों ने मुझे घूर घूर कर देखा, मुझे हवा में भी उछाला गया। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज शिंगल्ड लाइक अ कॉर्ड। अब एक डरपोक व्यक्ति की तरह मेरे बाल काट दिए गए। इन माई एंग्विश आई मोन्ड फॉर माई मदर। मैं अपने दुख में, एंग्विश इज़ परेशानी, दुख, उसमें मैं अपनी मम्मी के लिए और रोती हूँ, लेकिन कोई आगे आके मुझे चुप नहीं कराता। नॉट अ सोल रीजनड क्वाइटली विद मी। एक भी आत्मा मेरे साथ मुझे पीसफुल होने में मदद नहीं करती, एज माई ओन मदर यूज टू डू, जैसे मेरी अपनी माँ किया करती थी। फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटल एनिमल्स ड्रिवन बाय हर्डर्स, क्योंकि मैं उन्हीं जानवरों का एक पार्ट थी जिन्हें उस जानवर के झुंड का मुखिया लेकर जाता है। एंड दिस इज़ वेरी सैड पार्ट, आई एम टेलिंग यू, कि ये जो नेटिव अमेरिकन्स हैं, इनकी कंडीशन आज भी सुधरी नहीं है। इन्हें आज भी बहुत पीछे कर दिया गया है डेवलपमेंट की दुनिया से। किनके द्वारा? जिन्होंने अमेरिका के ऊपर बाहर से आके कब्ज़ा किया है। ये भी वाइट, बट इनसे इनकी ज़मीनें ले ली गई और इन्हें अनपढ़ और नशे में धकेल दिया गया ताकि ये अपने अमेरिका के ऊपर कब्ज़ा ना जमा सके। थैंक यू।